नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें फोटो पत्रकारिता, सर्वोदय पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, ऐसे कई पत्रकारिता के जो भेद हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और आज की क्लास में हम उसी क्रम में हास्य व्यंग्य पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है वो भारतेंदु युग में बहुत तेजी से हुआ था। भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य की स्थिति जो थी वो एक शिशु के समान थी, जो काव्य का सहारा लेकर के किसी तरह से अपने हाथ पांव चला रही थी। फिर 1868 में भारतेंदु जी के प्रयास से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नया जीवन मिला। उसे उर्दू रूपी वैशाखी से मुक्ति मिल गई। तो भारतेंदु जी चाहते थे कि हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत हास्य व्यंग्य पत्रकारिता का भी विकास हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मनोरंजन के लिए हास्य व्यंग्य का होना बहुत आवश्यक है। तो साहित्य में 9 रसों को माना गया है, जिसमें हास्य व्यंग्य रस भी सम्मिलित है और भारतेंदु जी भी इसके पक्षधर थे। तो उनकी बहुत इच्छा थी, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि इस हास्य रस का हिंदी भाषा में पंचपत्र प्रचलित करूं और सब हिंदी के रसिकों से सहायता की प्रार्थना है। अभी केवल 13 ग्राहक हैं और 100 ग्राहक होने पर पत्र छपेगा। तो हास्य व्यंग्य पत्रकारिता की जो शुरुआत है भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका से की। ये उनकी रचना का नाम है। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण, ये पत्रिकाओं के नाम हैं। मतवाला, मदारी, हिंदू पंच, मौजी, प्रेमा जैसी पत्र पत्रिकाओं ने इसको आगे बढ़ाया। तो वर्तमान समय में लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में हास्य व्यंग्य का स्तंभ जो है वो एक निर्धारित रहता है, जिसमें देश के जाने माने साहित्यकार और व्यंग्यकारों की कुछ रचना या उनके कुछ हस्ताक्षर प्रस्तुत होते हैं। तो होली पर विशेष रूप से व्यंग्य विनोद विशेषांक निकालने का प्रचलन है और वो जो कि खूब लोकप्रिय भी होता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेल पत्रकारिता। तो ये जरूरी नहीं है कि आंख वाले व्यक्ति ही समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं। जो दृष्टिहीन हैं वो भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। तो मिस्टर लुई ब्रेल ने दृष्टिहीनों के लिए एक विशेष लिपि का आविष्कार किया है, जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं और जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उसको स्पर्श करके पढ़ते हैं। तो इसलिए उसका नाम है स्पर्श लिपि। तो भारत में जो ब्रेल पत्रकारिता है इसकी शुरुआत 1957 में एक प्रयोग के तौर पर की गई थी। तो हमारे देश में ब्रेल पत्रकारिता के प्रचार प्रसार और उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो है ठाकुर विश्वनारायण सिंह। भारत की प्रथम ब्रेल पत्रिका भारत सरकार द्वारा आलोक नाम से सन 1957 में प्रकाशित की गई थी। तो इसके जो संपादक हैं वो जाने माने पत्रकार ठाकुर विश्वनारायण सिंह थे। तो इसलिए इनको ब्रेल पत्रकारिता और ब्रेल साहित्य का जनक कहा जाता है। तो ठाकुर साहब ने ब्रेल पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने पत्रिका के विषय वस्तु और स्थायी स्तंभों का निर्धारण करके उसमें दृष्टिहीन लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित की हैं। तो आलोक जो पत्रिका थी वह त्रैमासिक पत्रिका थी, लेकिन 1958 में मासिक करके इसका नाम एक नया नाम रखा गया जो था नयन रश्मि। तो इसी प्रकार
सन 1971 में देहरादून से शिशु आलोक नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। शिशु आलोक भारत में प्रकाशन होने वाली दृष्टिहीन बालकों के लिए प्रथम हिंदी ब्रेल पत्रिका है। तो इसकी लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इस समय देश भर में लगभग 3 दर्जन से भी अधिक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जो ब्रेल पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आ चुके हैं। भारत में वर्तमान समय में कई ब्रेल पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पत्रिका के अनेक रूपों में ब्रेल पत्रिका का एक अपना विशेष महत्व है, जो कि लगभग 90 लाख दृष्टिहीनों की सेवा करता है। फिर है वृत्तांत पत्रकारिता। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा किसी स्थान पर चल रहे समारोह, मेला, प्रतियोगिता, उत्सव, लोकसभा का अधिवेशन आदि जो है उनका आंखों देखा हाल या कि संवाद प्रसारण पत्रकारिता की एक प्रमुख विधा है पत्रकारिता। तो महाभारत के युद्ध के समय नेत्रहीन होने के कारण जो धृतराष्ट्र है युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध देखने में असमर्थ थे। तो उस समय संजय जो है उनकी सहायता करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से राजभवन में बैठे बैठे ही युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज को सुनाया करते थे। तो आज दूरदर्शन और रेडियो पर वृत्तांतकार जो होते हैं वो उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो वृत्तांतकार जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? कमेंट्रेटर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कमेंट्रेटर। तो वो बनने के लिए आवाज की गुणवत्ता, निष्पक्षता, भाषा पर पूर्ण अधिकार, विषय की संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। तो वृत्तांत पत्रकार को अपने उत्तरदायित्व का भली भांति बोध होना भी जरूरी है। अपनी मोहक आवाज और रोचकतापूर्ण संवाद शैली से वृत्तांतकार दर्शकों और श्रोताओं को बांधने में सफल होता है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत इस पत्रकारिता का विशेष महत्व है। अतः पत्रकारिता के विविध रूपों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक पत्रकारिता। तो साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है और हम अपने समाज की संपूर्ण झांकी को साहित्य के अंदर देख सकते हैं। तो पत्रकारिता के इतिहास पर भी अगर हम दृष्टि रखते हैं तो यह बात उभर करके सामने आती है कि भारत में हिंदी पत्रकारिता का जन्म और पालन पोषण पूरी तरह से साहित्यकारों के आगमन में ही हुआ। तो पत्रकारिता को साहित्य से और साहित्य से पत्रकारिता को किसी भी दशा में अलग नहीं किया जा सकता। तो हिंदी गद्य के विकास और प्रचार में पत्रकारिता की एक अहम भूमिका रही है। पहले की अपेक्षा जो आज का समय है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में साहित्य में भी बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। तो पहले जहाँ गिने चुने साहित्यकार थे, वहीं वर्तमान समय में इनकी एक बहुत बड़ी सूची है। तो पत्रकारों के लिए जिन्हें साहित्य में रुचि है, साहित्यिक पत्रकारिता एक रोचक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियां, नए प्रकाशन, आलोचनाएं, गद्य गीत, संस्मरण, रेखा चित्र, साहित्यकारों की जो भेंट वार्ता है या उनकी जो समस्या है उनको पत्रकारिता के द्वारा लोगों तक पहुंचा करके एक समाज को नई दृष्टि दी जाती है। तो साहित्य पत्रकारिता का विषय हमारे लिए या हमारे देश के लिए हमेशा उज्जवल रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी, साहित्यिक पत्रिका कवि वचन सुधा, तो वहाँ से आरंभ होकर के साहित्यिक पत्रकारिता की ये जो यात्रा है वो मतवाला, अभ्युदय, पीयूष प्रभा, हिंदी, प्रदीप, ब्राह्मण, सुधा, माधुरी, मर्यादा, हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, प्रतीक, कल्पना, नया साहित्य, विशाल भारत, धर्मयुग, कादम्बिनी, ये सब जो अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं वो साहित्य की सेवा करती रहती हैं। तो हमारे देश के अनेक पत्रकार हैं, जैसे बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम है प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त,
अंबिका दत्त व्यास, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्रीराम शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बालकृष्ण शर्मा जिनका उपनाम है नवीन, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, इन सभी ने साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है और समग्र रूप से हम यह कह सकते हैं कि सर्वोत्तम पत्रकारिता साहित्य और सर्वोत्तम साहित्य पत्रकारिता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है कि कुशल पत्रकार साहित्य से अलग नहीं है। तो पत्रकारिता का जन्म ही साहित्य के लिए हुआ और जिसे किसी भी परिस्थिति में हम नहीं जुटला सकते। और उसके बाद है भित्ति पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के विविध रूपों में भित्ति पत्रकारिता का भी एक अपना स्थान है। तो हालांकि हमारे देश में इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ ये दिखाई पड़ता है। तो इसे दीवाल पत्र भी कहा जाता है। तो भारत में पहला दीवाल पत्र जो है वो वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो आज भी कभी कभी स्कूल कॉलेजों में ये देखने को मिल जाता है। तो भित्ति पत्रकारिता का सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वो रूस और चीन में अधिक दिखाई देता है। तो इन देशों में किसान और कारखानों के जो श्रमिक हैं या दूसरे वर्गों के अपने अपने भित्ति पत्र प्रकाशित होते हैं। तो भित्ति पत्र से मतलब होता है उसमें समाचार पत्र को बनाकर दीवार या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। तो भित्ति पत्र में स्थानीय शिकायत होती है, सूचनाएं होती है, आंदोलन, इन सब के समाचार विशेष रूप से उसमें प्रकाशित किए जाते हैं। स्कूल कॉलेज में भी ये हाथ द्वारा लिखा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और कुछ जो अन्य देश हैं तो उसमें ये ग्राफिक के नाम से भित्ति पत्रकारिता का प्रचलन तेजी से चल पड़ा है। ग्राफिति तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये जो विधा है वो बहुत प्रभावशाली साबित हो सकती है। उसके बाद है अंतरिक्ष पत्रकारिता। तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अछूता नहीं है। तो यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान को ही शक्ति माना गया है। तो आज सूचना ही क्रांति है। आज की सूचना आकाशीय ग्रहों और उपग्रहों पर आधारित हो गई है। उपग्रहों के कारण आजकल संचार की दुनिया में काफ़ी विकास हुआ है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि समस्त विकास जो है वो उपग्रहों के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये जो उपग्रह होते हैं वो सूचनाओं को विभिन्न दिशाओं में प्रेषित करते हैं और फिर प्रसारित करते हैं। तो संपूर्ण जो विश्व है उसमें संचार उपग्रहों की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी है। तो अंतरिक्ष संचार प्रणाली और आज अपने पूर्ण विकसित रूप में सभी जगह फैला हुआ है। तो आज इन्हीं उपग्रहों के द्वारा जो सूचनाएं हैं वो प्रेषित की जाती है और जो प्रेषित संवाद हैं वो दिन रात पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे रेडियो टीवी के द्वारा हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी के समय में, वर्तमान समय में अंतरिक्षयान जो है वो ही राष्ट्र की आँख और कान कहे जाते हैं। तो भारत में सन 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के बाद में अंतरिक्ष जो है वो अपनी चरम सफलता पर है। इनसेट बी के सहारे मद्रास में आधी रात को तैयार समाचार पत्र
या बम्बई में या दिल्ली में कहीं पे भी आधी रात को जो समाचार पत्र तैयार हुआ है वो द हिंदू गुड़गांव से प्रकाशित हो जाता है। दक्षिण भारत में तो कहने का मतलब है कि कहीं भी कोई घटना घटित होती है या कहीं सूचना होती है वो कुछ पलों बाद में कहीं और भी वो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं सैटेलाइट या अंतरिक्ष के माध्यम से। तो दक्षिण भारत में भी पत्र की तैयारी की जाती है और हजारों मील दूर उत्तर भारत में उसी समय उसका प्रकाशन हो जाता है। तो ये एक चमत्कार जो है वो अंतरिक्ष के माध्यम से ही और उपग्रहों की सार्थकता के कारण ही संभव हो पाता है। तो आज इन्हीं उपग्रहों के चलते एक ही पत्र के कई संस्करण अलग अलग जगह प्रकाशित हो रहे हैं। तरंगों पर तैरते आज के जो संचार हैं वो संसार को सुलभ कराए जा रहे हैं। इनकी सहायता से लेख, समाचार, फोटो, विज्ञापन सभी एक क्षण में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आज संचार क्रांति के युग में अंतरिक्ष पत्रकारिता का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में सफल होने के लिए अत्यधिक संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो अन्य माध्यम हैं उनकी अपेक्षा अंतरिक्ष पत्रकारिता ही जो है सबसे ऊपर हो सकती है। फिर है पीठ पत्रकारिता। तो पत्रकारिता की वह विधा जिसमें सच्चाई को दबाकर कुकृत्यों से संबंधित उत्तेजनात्मक, हिंसात्मक और विस्मयकारी समाचारों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हैं, उसे पीठ पत्रकारिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो पीठ पत्रकारिता जगत को कलंकित करती है। जैसे जो एक पाश्चात्य विद्वान है ऑस्वाल्ड गैरिसन विलार्ड ने ऐसी पत्रकारिता को गटर पत्रकारिता कहा है और संपादक चार्ल्स ए डाना ने इसे येलो प्रेस कहा है। तो येलो प्रेस जो होता है वो अपराध, हिंसा और अनैतिकतापूर्ण कृत्य या जो नशीले समाचार हैं उनको प्रकाशित करके समाज को गुमराह करने का काम करता है। तो जब पत्रकार अपने पवित्र धर्म या अपने उत्तरदायित्व जैसे विश्व बंधुत्व है, जन सेवा है, शांति की स्थापना है, मानव कल्याण है, इनके आदर्शों को त्याग करके पाठकों को आकर्षित करने के लिए चटकीले भड़कीले समाचार को आकर्षक शैली में प्रकाशित करता है तो वह पीठ पत्रकारिता कहलाती है। तो जीवन की स्वस्थ और रचनात्मक बातों पर ऐसी पत्रकारिता का ध्यान नहीं जाता है और समाज का उत्थान हो या पतन हो, व्यक्ति का चरित्र हनन हो, राष्ट्र दिशाविहीन हो जाए, इन सब बातों से उन पीठ पत्रकारिता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे पीठ पत्रकारिता जो है इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कभी कभी इसमें किसी सेलिब्रिटी या जो मंत्री हैं उनके कार्यों का पर्दाफाश होने पर भी व्यक्ति विशेष के लिए पीठ पत्रकारिता होती है, जबकि सामान्य जनता के लिए ये एक आदर्श पत्रकारिता होती है। जैसे शुरुआती तौर में हम वाटरगेट कांड का जो प्रकाशन हुआ था उसमें उसको पीठ पत्रकारिता कहा गया था। तो समय जैसे जैसे बदलता है उसके बाद में जब रहस्य उद्घाटन होता है तो विश्व में यही वाटरगेट कांड जो था खोजी पत्रकारिता का आदर्श बन गया। फिर वॉशिंगटन पोस्ट की प्रतिष्ठा जो है वो चौगुना बढ़ गई थी और दो नौसिखिए संवाददाता जो थे मिस्टर बर्नस्टाइन और मिस्टर वुडवर्ड को बहुत लोकप्रियता मिली थी। फिर वॉशिंगटन पोस्ट और इन के बाद में इनके दोनों संवाददाताओं को एक उत्कृष्ट कार्य के लिए अमेरिका में पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यही बात हमारे देश में अंतुले प्रकरण में भी देखने में मिलती थी। तो जब तक अंतुले प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ था तब तक अरुण शौरी को पहले दर्जे का पीठ पत्रकार कहा जाता था और बाद में अरुण शौरी को सम्मानित किया गया। तो आज पैसा कमाने के लालच में जो पत्रकार हैं अपने देश और पेशे को कहीं न कहीं कलंकित अप्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं। तो हमारे देश में ऐसी अनेक पत्र पत्रिकाएं मिल जाएंगी जिनका एकमात्र उद्देश्य सस्ती लोकप्रियता हासिल करना होता है। तो छोटे शहरों और कस्बों में जो पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होता है कहीं न कहीं वो हानिकारक भी है।
नामी गिरामी पत्रिकाएं जैसे स्टारडस्ट आदि भी इसमें पीछे नहीं हैं। और पत्रकार जो हैं वो मानहानि, अपमान लेख उनकी तरह पिक पत्रकारिता से भी बचना उनको चाहिए। तो किसी भी पत्रकार के लिए उसका पहला कर्तव्य है कि वे सत्य का अनुयायी रहे और जब तक सत्य का उद्घाटन नहीं हो जाए तब तक ऐसे समाचार को नज़रअंदाज करना ही श्रेष्ठ होता है। सिर्फ लोकप्रिय होने के उद्देश्य से पीठ पत्रकारिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो एक पावन पेशा है उसके साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो आज की क्लास में हम